सारे आपके नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर है और इसका नाम है डेटा हैंडलिंग। क्या नाम है? डेटा हैंडलिंग। डेटा क्या होता है पहले आप ये समझेंगे, फिर हैंडलिंग क्या होता है ये बताएंगे, ठीक है। डेटा जैसे हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं, ठीक है। किसी काम के लिए हम बहुत सारी जानकारी यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, तो पहले वो रॉ होती है। रॉ माने हम जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट दिया टीचर ने, तो हम उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मान लिया हमने इकट्ठी करी, कोई सर्वे करा, हम डोर टू डोर लोगों के घर गए, बहुत सारी जगह पे हम गए उसके लिए, तो हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करी। वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डेटा नहीं कहलाती, ठीक है। लेकिन जब हमने वो सारी, पहले तो हम सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेंगे, फिर उसमें से अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो हमारी टीचर ने हमें प्रोजेक्ट दिया, यहाँ देखिए सारे, तो किसी चीज़ के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी काम के लिए जब हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डेटा नहीं होती है। डेटा वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारे लिए यूज़फुल है, उसको हम उस प्रोजेक्ट के लिए डेटा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग क्या है? डेटा हैंडलिंग का मतलब है डेटा को हैंडल करना। हैंडल किस तरीके से करना? जैसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूँ कि 6th 7th 8th में जाइए, 6th 7th 8th में जाइए और पता करिए कि 6th 7th 8th में बच्चों का मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल कौन सा है, ठीक है। सबसे फेवरेट पेट एनिमल कौन सा है 6th 7th 8th में? तो आप देख रहे हैं अपने विद्यालय में सेकेंड शिफ्ट में 6 का एक सेक्शन है, 7th का एक सेक्शन है, 8th के 2 सेक्शन, माने आपको 4 क्लासेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। जाएंगे ना 4 क्लासेस में। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा कि सारे बच्चों के नाम की आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। आप उनके रजिस्टर से लिस्ट बना लेंगे, है ना। 6 के रजिस्टर से 6 के बच्चों के नाम उतारेंगे, 7 के रजिस्टर में 7 के, 8A से 8B से, इतने नाम, कितनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी। अगर एक क्लास में 40-45 बच्चे भी हैं, 40-45 बच्चे भी एक क्लास में, तो कम से कम आपके पास 200 बच्चों की लिस्ट हो जाएगी, है ना। अब उतनों से फिर आप एक एक से पूछेंगे। जैसे आप पहले नंबर पे जिसका नाम है उससे पूछेंगे तुम्हारा फेवरेट पेट एनिमल कौन सा है, वो तुम्हें बताएगा। फिर दूसरे से, तीसरे, इस तरीके से आप 200 बच्चे से पूछेंगे उसके फेवरेट पेट एनिमल का नाम, पूछेंगे ना। उसके बाद क्या आप मेरे पास वो लिस्ट ले आएंगे कि मैम इसमें से देख लो गिन के कि कौन सा है मोस्ट फेवरेबल, तो कौन सा हुआ जिसको सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। तो क्या उतनी 200 बच्चों की लिस्ट में से मैं छांटूंगी? नहीं। उसके लिए आपको डेटा हैंडलिंग करनी पड़ेगी। आप खुद से एक टेबल बनाएंगे, उसको कहते हैं टैली मार्क्स टेबल। क्या करेंगे? टैली मार्क्स। इसके लिए यहाँ देखेंगे ध्यान से। मान लिया, इसी का एग्जाम्पल को मैं समझा रही हूँ, इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। मान लिया आपको जो कुल मिला के घूम फिर के उन्हीं 4 पेट एनिमल के नाम सब बच्चों ने बताया। मान लिया कुछ ने बताया कैट, कुछ ने बताया डॉग, कुछ ने बताया काऊ, कुछ ने बताया रैबिट। अगर घूम फिर के यही बताया 4-5, ठीक है। तो आप इसके लिए पहले एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे पेट एनिमल, यहाँ पर लिखेंगे टैली मार्क्स, डबल एल टैली मार्क्स, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर आप क्या करेंगे, वो जो आप लिस्ट कलेक्ट करके लाए वो एक रॉ मटेरियल है। अब उसमें से आप डेटा हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? आप सबसे पहले कहेंगे कि कैट वाले छांटता हूँ पहले इसको, या छांटती हूँ। तो जैसे ही आपने ऊपर से देखना शुरू करा कि कैट किसके आगे लिखा है, जैसे ही आपको एक कैट मिला तो आपने एक लाइन खींच दी। भाई आपको याद थोड़ी रहेगा, जब आप 200 बच्चों में कैट 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 देखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने कितने कैट देख ली। तो आप क्या करेंगे, इजीली करने के लिए एक कैट का नाम मिला, 1 घंटा, 2 मिनट, 2, 3 मिनट, 3, 4 मिनट, 4, 5 को ऐसे कर देते हैं, क्योंकि इसको देखने से पता चल जाता है कि 5 का ग्रुप है। तो टैली मार्क्स में 5 को ऐसे दिखाते हैं। फिर आपने देखा एक और
और फिर एक और मिला, फिर देखा और मिले और फिर एक और, फिर देखा और मिले, 4 और मिले। तो ये आपने लगा लिया कि कितने बच्चों ने मुझे कैट बताया, 5, 10, 15 और 4, 19। आप यहाँ 19 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने डॉग देखा, तो डॉग मान लिया आपको 5, 5, 10, 15, 20, 25, मान लिया 28 बच्चों ने बताया। डॉग ज़्यादा का फेवरेट होता है, ठीक है। फिर कईयों ने काऊ भी बताया, मान लिया 42 बच्चों ने बताया काऊ, ठीक है। उसके बाद फिर रैबिट भी बताया कई बच्चों ने। कितने हो गए? कितने हो गए? काउंट करो। 34। मान लिया ये आपने देख लिया सबका, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ टोटल कर लेंगे, ठीक है। टोटल करा तो कितना हुआ? ये हुआ, ठीक है। आ जाओ। क्या वो बारिश आ रही है? बारिश से आवाज नहीं आ रही। यहाँ देखो ये आया, ठीक है। तो आप या तो ये टेबल बना के मेरे पास लाएंगे, तो जैसे ही आप टेबल मेरे पास लाएंगे तो मैं देख के समझ जाऊंगी कि सबसे ज़्यादा बच्चे किसको पसंद करते हैं, काऊ, है ना। या फिर आप इसका ग्राफ बना के मेरे पास लाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ कई तरीके के होते हैं। एक होता है पिक्टोग्राफ, क्या होता है पिक्टोग्राफ, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, ठीक है। एक होता है बार ग्राफ, क्या होता है? एक होता है हिस्टोग्राम, क्या होता है? और एक होता है पाई चार्ट, क्या होता है? इसी को सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। तो ये वाला आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, इसमें पिक्चर्स से दिखाते हैं। मान लिया एक डॉग की पिक्चर्स बना दी मैंने, पिक्चर बनाई एक डॉग की, और मैंने कहा एक डॉग का मतलब होगा 10 पेट, 10 डॉग, मतलब एक पिक्चर का मतलब होगा 10 डॉग। तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे 28 डॉग दिखाने हैं तो 2 तो मैं पूरे डॉग बनाऊंगी और एक डॉग में कुछ कम बनाऊंगी, तो 28 हो जाएगा। तो ये तो पिक्टोग्राफ हुआ। दूसरा होता है बार ग्राफ, जिसमें अलग अलग बार्स बनाते हैं ना। बार ग्राफ के बीच में बराबर का गैप भी होता है, मतलब बार ग्राफ ऐसे बनता है। देखो ये बनाया, फिर जब दूसरा बार बनाऊंगी तो ये गैप होगा बीच में, ऐसे बनता है। तो तुम पहले पहली मार्क्स टेबल बनाओगे, फिर ऐसे बार ग्राफ बना के लाओगे। अगर मेरे पास, मैंने अगर तुम्हें प्रोजेक्ट दिया है, तो जो बार सबसे ऊंचा होगा उसको देख के मैं समझ जाऊंगी कि काऊ वाला सबसे ऊंचा है, तो इसका मतलब सबसे फेवरेट कौन सा है? काऊ है। और एक होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसा होता है? हिस्टोग्राम में भी बार होते हैं, लेकिन चिपके बार होते हैं, उसमें गैप नहीं होता है। तो हिस्टोग्राम बना के लाओ। या फिर पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? सर्कल चार्ट होता है, उसमें मैं ऐसे सर्कल बना दूंगी, उसके बाद सर्कल को डिवाइड कर दूंगी। जैसे 19 है तो 19 ये कैट के लिए हो गया, 28 डॉग के लिए हो गया, 42 ये जैसे ये हो गया कैट के लिए, ये हो गया डॉग के लिए, ये हो गया काऊ के लिए, और ये हो गया रैबिट। ऐसे बना दूंगी। तो इसके लिए हमको एंगल निकालना पड़ता है कि किसके लिए कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये अभी मैं खाली आपको ओवरव्यू समझा रही हूँ कि पूरा इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये जो मैं ग्राफ बना रही हूँ ना, चाहे मैं पाई चार्ट बनाऊँ, बार ग्राफ बनाऊँ, हिस्टोग्राम बनाऊँ, पिक्टोग्राम बनाऊँ, इसी को कहते हैं डेटा हैंडलिंग। क्या कहते हैं इसको? डेटा हैंडलिंग। जो रॉ इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की थी, जब उसको मैं पर्टिकुलर किसी टेबल के फॉर्म में या किसी ग्राफ की फॉर्म में दिखाती हूँ, तो उसको क्या कहते हैं? डेटा हैंडलिंग। क्या कहते हैं? डेटा हैंडलिंग। समझ आ गया? अब आ जाओ। अच्छा, एक चीज़ और होती है, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में डेटा हैंडलिंग के। नंबर 1 टाइप तो ये होता है कि ग्राफ आपको दिया होगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे 3-4, और आपसे कहेगा कि ग्राफ को समझिए, देखिए और नीचे लिखे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप ये होता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा, टेबल दे देगा और ग्राफ आपको बनाना होगा। समझ में आ गया? तो पहला तो क्या हो गया कि ग्राफ वो बना के देगा, आपको उसके नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर देने ग्राफ को देख के। दूसरा टाइप क्या हो गया कि वो आपको टेबल दे देगा,
टेबल को देख के ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। अब आइए, इसमें पहला पिक्टोग्राफी है। देखो इसी के नीचे जो पिक्टोग्राफ है इसी से समझिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर एक कार बनी है, ऊपर बनी है ना, पहले एक कार बनी है ऊपर, यहाँ पे देखो ये, और एक कार की पिक्चर्स के इक्वल टू इसने लिखा है 100 कार, यानी एक कार की जो पिक्चर है वो कितनी कार को दिखा रही है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कॉपी में 100 कार नहीं बना सकते, 500 कार नहीं बना सकते। अगर मुझे 500 कार दिखानी है तो मैं ऐसी 5 पिक्चर बना दूंगी, तो एक पिक्चर का मतलब 100 कार है, तो 5 पिक्चर्स का मतलब तो 5 कार्स तो बना सकते हैं, लेकिन 500 कार्स कॉपी के अंदर नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर एक कार की पिक्चर बना के उसके आगे 100 कार्स लिखा है, इसको कहते हैं स्केल। क्या कहते हैं इसको? कि इस पिक्टोग्राफ को बनाने के लिए मैंने स्केल क्या लिया है? मैंने स्केल लिया है कि एक कार इज इक्वल टू एक पिक्चर, ठीक है। तो इससे देखो, आप देखो ये दिया है कि किसी कंपनी, कोई कार की कंपनी होगी और वहाँ हर मंथ जो है कार बनती है, कार का प्रोडक्शन होता है। तो इस मंथ कितना प्रोडक्शन होता है उसको इस ग्राफ से दिखाया है। जुलाई में कितना प्रोडक्शन हुआ? 200, क्योंकि 2 कार पूरी है, और एक अगस्त में, सितंबर में। तो नीचे क्वेश्चन दिए हैं, हाउ मैनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। उसके बाद इन दिस मंथ वर्क, किस महीने सबसे ज़्यादा कार। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिए होंगे, समझ गए। दूसरा दिया है बार ग्राफ। देखो इसी के लिए इसने बार ग्राफ भी बना दिए, नहीं सॉरी, ये बार ग्राफ इसने बनाया है कि देयर आर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यू। देखो नीचे दिया है, ईयर्स दिए हैं 2003 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, और इधर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, मतलब किस सेशन में 8 क्लास में कितने स्टूडेंट है, ये दिया है। अब मुझे इस ग्राफ को देख के बताओ, 2003 से 4 वाले सेशन में कितने थे? 4 से 5 वाले में, 5 से 6 वाले में, 6 से 7 वाले में, और 7 से 8 वाले में। समझ आ गया? ये जो बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? बार ग्राफ। और हिस्टोग्राम में क्या अंतर होता है? बार ग्राफ में गैप होता है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता। अच्छा, इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, देखिए। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ? क्या इंफॉर्मेशन दी है बार ग्राफ से? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सेशन इन अ क्लास, इन क्लास 8। उसके बाद है इन विच ईयर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। किस साल में इंक्रीज सबसे ज़्यादा था? क्यों था 7, 8 में ज़्यादा, 4, 5 में ज़्यादा था? इंक्रीज पूछ रहा है वो, मतलब बाकी हर साल में तो 50-50 बढ़े हैं ना, लेकिन 4, 5 में कितना बढ़ गए? डबल हो गए। 4, 5 में कितना हो गए? तुम क्या कथा सुन रहे हो? तुम्हारे पास बुक है आगे से? तुम्हारे पास बुक है? नीचे देखो बुक में, ये कह रहा है कि किस साल सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, किस साल में ज़्यादा है, ये नहीं पूछ रहा है, किस साल सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। तो 3, 4 में कितने थे? 100। 4, 5 में कितने हो गए? 200। तो यहाँ 100 बच्चे बढ़ गए, जबकि 5, 6 में 85 बढ़े, 6, 7 में भी 85 बढ़े, 7, 8 में भी 50 बढ़े, 50-50 बढ़े ना बाकियों में, लेकिन 4, 5 में कितने बढ़े? 100। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कितना हुआ? 4, 5। उसके बाद इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किस साल सबसे ज़्यादा थे आप बताओ? अब आएगा 7, 8, ठीक है। उसके बाद है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 5, 6 इन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3, 4। 5, 6 में 3, 4 के डबल है स्टूडेंट? फॉल्स है, क्योंकि किस साल डबल थे? 4, 5। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। क्या आपको ये समझ आया? और कभी कभी 2 इन्फॉर्मेशन एक ही ग्राफ में, मतलब एक ही ग्राफ में 2 ग्राफ भी बनाए जाते हैं। जो इससे नीचे का है इसको कहते हैं डबल बार ग्राफ। क्या कहते हैं? डबल बार ग्राफ। देखो ये है, आपको किस सेंस में दिया है ये,
आपको सब्जेक्ट्स दिए हैं और यहाँ पर बच्चों ने कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए ये दिए हैं, ठीक है, कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए ये दिए हैं। लेकिन ये दो अलग अलग सेशन के दिखाए हैं, एक 5-6 के और एक 6-7। जो 5-6 वाला है उसने ऊपर दिखा रखा है, इसको हमने वाइट बॉक्स से दिखाया है। जो 6-7 वाला है उसको ग्रे बॉक्स से दिखाया है। कैसे दिखाया है? ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैथ्स में है, मैथ्स में कितने हैं? हाँ 5-6 में 30 और हाँ 6-7 में कितने हैं? 60। सोशल साइंस में हाँ, उसके बाद साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में। बात समझ आ गई? इसको कहते हैं डबल ग्राफ, बार ग्राफ। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ? मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन 2 डिफरेंट सेशन, ठीक है। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट? किसमें इम्प्रूव हुई है सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस? 6-7 में। कितनी इम्प्रूव हुई? हाँ बहुत इम्प्रूव हो गई। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिट्रॉइट? डिट्रॉइट किसमें हुई? इंग्लिश में। कम हो गई पहले से भी, है ना। उसके बाद है इन विच सब्जेक्ट हैज द इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार? हिंदी, ठीक है। एक ही जैसी रही तो किस में रही? हिंदी। तो ये तीनों तरीके के ग्राफ आपको समझ आ गए। ऑर्गेनाइजिंग डाटा का मतलब वही है जो मैंने आपको बता दिया। डाटा को ऑर्गेनाइज करने का मतलब टैली मार्क्स टेबल बनाना। आगे बढ़ो। तो उसने यही बताया कि रॉ डाटा को, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप पूरी लिस्ट बना के लाए 200 बच्चों की, 250 बच्चों की, और फिर आपने उसको टैली मार्क्स टेबल में, इसको कहते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। इस टेबल को टैली मार्क्स टेबल भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? जब एक ही चीज़ बार बार आती है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर कैट का नाम बार बार आ रहा है 19 बार, 19 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, कैट की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 9। डॉग की 28, काऊ की 42, रैबिट की 32। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ गए, किसी चीज़ का रिपीट होना, ठीक है। उसके बाद होता है ग्रुप्ड डेटा, एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। देखो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा में अंतर बता। आज मैं आपको ओवरऑल चीज़ें समझा रही हूँ, उसको समझिए, कल से हम एक्सरसाइज करेंगे। ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा, ये क्वेश्चन आपसे क्लास 9th-8th में भी पूछा, 9th-10th में भी पूछा जाता है। जब कोई बाहर से आपकी इंस्पेक्शन पे कोई ऑफिसर्स आते तो वो, अगर वो मैथ्स वाले होते हैं तो वो ये जरूर पूछते हैं कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये आप 8th में ही पढ़ लेते हो इसलिए वो आगे उसको पूछते हैं। देखो अगर मैं आपको 10 बच्चों के नाम बताऊँ, ठीक है, 1 से 10 रोल नंबर के नाम बता दूँ, या आपको पूरी क्लास, आपके कितने हैं? 44 बच्चे हैं ना। 44 बच्चों के मैं अगर 45 बच्चे होंगे, एक लड़की नहीं आई इसमें, हाँ 45 बच्चे अगर आपकी क्लास में हैं और 45 के मैं आपको मार्क्स बता दूं कि इसके इतने नंबर है मैथ्स में, इसके इतने सबके बताऊं 45 के 45, तो इसको कहेंगे अनग्रुप्ड डेटा। क्या कहेंगे? लेकिन मैं इसी इंफॉर्मेशन को दूसरी तरीके से बताऊं आपको। मैं आपसे ग्रुप बना के बताऊं। मैं ये कहूँ बेटा आपकी क्लास में 10 0 से 10 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स है। अलग अलग नहीं बता रही हूँ मैं किसके कितने मार्क्स है, बस मैंने ये बता दिया कि 0 से 10 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 10 से 20 के बीच में 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 20 से 30 के बीच में 15 बच्चों के मार्क्स आए हैं, और 30 से 40 के बीच में बाकी कितने बच्चे, जितने भी बचे उतने बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो ये मैंने क्या बनाया? ये ग्रुप, ये क्या है? ग्रुप है। ये क्या है? ग्रुप है। इनको कहते हैं वैसे मैथ्स की लैंग्वेज में क्लास इंटरवल्स, CIs। क्या कहते हैं? और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए? मतलब किसी के 7 आए होंगे, किसी के 8 आए होंगे, किसी के 5, मतलब इसके बीच में आए। तो ये मैंने ग्रुप बनाया, इसको कहते हैं ग्रुप डेटा। कैसा डेटा है? ग्रुप। और सबके अलग अलग मार्क्स बता दो तो वो कैसा डेटा हुआ? अनग्रुप। बात समझ में आ गई? वो कैसा डेटा है? अनग्रुप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको ये एक ग्रुप जहाँ लिखा है ग्रुपिंग डेटा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। देखो लिखे हैं ना, 50 में से मार्क्स आए हुए। तो ये जो डेटा लिखा हुआ है यहाँ, ये जो डेटा लिखा हुआ है ये अनग्रुप्ड डेटा है, सबके अलग अलग मार्क्स लिखे हैं।
इसको मैंने ग्रुप में चेंज कर दिया, टेबल बनाई। टेबल में मैंने क्लास इंटरवल्स लिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें। स्टूडेंट 60 है ना, मार्क्स तो आउट ऑफ 50 कह रही है। इसमें क्या किसी बच्चे के नंबर 60 से ऊपर है? देखो जरा जो अनग्रुप डेटा है। 50 से ऊपर है किसी के? 50 मार्क्स का तो कुड़ी ने ये टेबल गलत बना रखी है। ये टेबल इसने गलत बना रखी। इधर जो हम 0 to 10, 10 to 20 ले रहे हैं ना, ये हम मार्क्स ले रहे हैं। तो मार्क्स तो 50 से ऊपर जा ही नहीं सकते। तो इसने 50 to 60 में एक बच्चा कहाँ से दिखा दिया? 50 से ऊपर किसी बच्चे के मार्क्स है इसमें? तो 50 to 60 में एक बच्चा कहाँ से आ जाएगा? ये टेबल गलत बनी हुई है। लेकिन आप मेरी बात को समझ लो, ठीक है। अब जैसे आपको 0 से 10 के बीच के मार्क्स ढूंढे, तो देखो इसमें कितने बच्चों के मार्क्स 0 से 10 के बीच में ढूंढो। अरे तुम ढूंढ के देखो, 2 सही लिखा है, नहीं ये टेबल गलत बनी हुई है। तीनों लाइनों को चेक करो, 2 ही है ना, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में है, 10 से 20 के बीच में। काउंट करो, 10 ऐसे, वो तो बनी हुई है उसकी। 20 to 30, ठीक है। 30 to 40, देखो इसमें गड़बड़ क्या है, ये नहीं आएगा, ये 50 to 60 नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ इसने 1 लिखा है तो वो 1 यहाँ से किसी का होगा, किसी एक में 1 कम हो रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि 50 से ऊपर तो किसी के मार्क्स है ही नहीं, तो 50 to 60 में से एक बच्चा जो लिखा है वो कहाँ, कोई यहाँ एडजस्ट होगा इनमें से किसी में, क्योंकि कुल टोटल बच्चे 60 ही आएंगे। क्योंकि बच्चे 60 है ना, तो सबको ऐड करके 60 आना चाहिए। तो ये जो एक एक्स्ट्रा इसने 50 to 60 वाले में लिखा है, कहीं और आएगा। देखो किसी में गलत होगा। 40 to 50 में कितने बच्चे हो रहे हैं? 40 to 50 में 8 हो रहे हैं। तो ये नीचे का 1 काट के ऊपर लिख दो, 8 लिख दो ऊपर। देख लिया? और ने भी चेक कर लिया? 40 to 50 के बीच में कितने बच्चे हैं? देखो सभी बच्चे देखो, जिनके मार्क्स 40 से ऊपर लेकिन 50 से कम है, 8 हो रहे हैं। तो ये नीचे का 1, ये लाइन ही पूरी काट दो, ये गलत लिखा हुआ है। 50 to 60 का कॉलम ही नहीं आएगा, पूरा कट कर दो इसको पेंसिल से। और ऊपर जहाँ 7 लिखा है वहाँ 8 लिखो, जहाँ 7 लिखा है वहाँ 8 लिखो। तुम्हें पता ही नहीं ठीक है। आप सुनो, ये कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ से सही काउंटिंग करके सही टेबल बनाई या नहीं? पता ऐसे चलेगा कि आप इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 60, क्योंकि टोटल बच्चे कितने थे? 60। ठीक है, तो ऐसे करो।